बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा जायद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खिलल। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी असद खिलल साहब। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई पर मुकदमात की बरसात है। चेयरमैन पीटीआई के मुताबिक उन पर 180 से ज़ायद केसेस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक चंद मुकदमात में ज़मानत सामने आई है। क्या झूठ है, ये सच है, ये तो वक्त की बात है। लेकिन चेयरमैन पीटीआई पर मुकदमात की बरसात जो इस बात की है कि चेयरमैन पीटीआई मुसलसल कभी नैब के चक्कर लगा रहे हैं, कभी लाहौर हाई कोर्ट को जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान ने तोशाखाना केस से मुतल्लिक नैब को ख़त भी लिख दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तोशाखाना केस से मुतल्लिक नैब को ख़त लिख दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से नैब को लिखे गए ख़त में कहा गया, तोशाखाना तहकीकात से मुतल्लिक मैं आज नैब ऑफिस में पेश नहीं हो सकता, मेरी जान को खतरात लाहिक हैं। इस हवाले से बात करेंगे असद खिलल साहब। असद खिलल साहब, चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि मेरी जान को खतरात लाहिक हैं और मैं इस केस में पेश नहीं हो सकता। क्या गुत्थी है इस केस में जो सुलझ नहीं रही अभी तक? हाँ, देखिए मामला ये है कि रोज़ाना वो माशाल्लाह 8-10 अदालतों में भी ज़मानतें लेते हैं, पेशियाँ होती हैं। कभी इत्साब अदालत में वो जा रहे होते हैं, कभी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जा रहे होते हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जा रहे होते हैं। बहरहाल तोशाखाना के हवाले से जो फौजदारी केस है, उस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो दायर किया हुआ है सेशन कोर्ट में इस्लामाबाद, वहाँ से इस्तिस्ना का सिलसिला जारी है। और उस केस के ख़िलाफ़ पहले आपको पता सुप्रीम कोर्ट भी गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर के ख़िलाफ़, और उस ऑर्डर के जो दोबारा फिर उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया था, वहाँ पे नहीं गए और इनके वकील ने ये जवाज़ बनाया और फिर उस पर 3 दिन रहते थे, लेकिन जज साहब ने ये फ़ैसला दे दिया। ये फिर हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में फिर मामला उधर चला गया और सुप्रीम कोर्ट का मामला चूँकि वो गैर मौसर, मैंने पहले बता दिया था। अब मामला ये है कि एक तरफ तो 17 जुलाई को इनको बुलाया गया था। तोशाखाना केस बड़ा सीधा सीधा केस है। 108 इनके दौर में तोहफे वहाँ पे जो तोशाखाना से इन्होंने रिटेन किए, जिसमें से 58 यानी मिले और 58 इन्होंने रख लिए। अब उसकी रसीदें पर्चियाँ वो सारी बार बार हम बता चुके हैं, वो लोग भी सामने आए, रसीदें भी जाली साबित हो गई, लोगों ने आके बयान दी थी, पकड़े भी गए, गिरफ्तारियाँ भी हुई, FIA में भी इंक्वायरी हुई, पर्चे भी हुए। उसमें नैब का ये कहना है, जो उनका जानब से लेटर जारी होता है उसके अंदर बार बार वो लिखते हैं कि हमने जो उसकी असेसमेंट कराई है, वो जो उनकी एक तो कीमत ज़्यादा है, उसके अंदर जो गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान था, और ये जारी बात है। दूसरा वो ये कहते हैं कि जो आपके पास तोहफे हैं जो अभी तक मौजूद हैं वो लेके आ जाएं, वो साथ उन्होंने लिखा है। एक तरफ तो वो नहीं गए, लेकिन खातून अव्वल जो है वो पेश हुई हैं और पहले भी वो गालबन ये कह चुकी है, और नैब को भी सोचना चाहिए। देखें इस पे, ये तो किसी की जो स्किल्स हैं या एबिलिटी है उसके ऊपर मेरा ख्याल है उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। और पाकिस्तान एक उर्दू कौमी ज़बान है, अगर वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जो कि उन्होंने खुद वहाँ पे ये एक्सक्यूज़ बनाया है, एतराफ़ किया है कि मैं कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो लिहाजा मैं उर्दू में जो क्वेश्चनर है, सवालनामा उर्दू में दिया जाए। ये कोई पहली मरतबा नहीं वो कह रही, इससे पहले भी उन्होंने यही कहा था। और नैब को फिर सोचना चाहिए कि जब एक बंदा जो है, जो आपको जिससे आपने सवाल करने हैं, तो जारी बात है डिलेइंग टैक्टिक्स फिर भी हो सकते हैं इसमें, कि अगर जारी बात है फिर अगली दफ़ा वो उर्दू में देंगे, फिर वो जाएंगे, फिर लंबी बात हो जाएगी। बहरहाल चेयरमैन पीटीए ने एक और बड़ी बात है, उन्होंने कहा जी मेरे सिक्योरिटी मिसाइल हैं, तो अब 17 जुलाई के सिक्योरिटी मिसाइल हैं, तो 19 को नहीं है मिसाइल, कि उन्होंने कहा जी लाहौर और इस्लामाबाद की मैंने नकलो हमल महदूद कर दी है। आज भी गालबन हाई कोर्ट में भी शायद लाहौर गए थे वो। अच्छा, जमानतें मुख्तलिफ केसेस में उनकी हो रही हैं, JAT के अंदर भी पेश हुए। अच्छा, अब वो 19 जुलाई को वो कहते हैं इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में और बाकी दीगर जगहों पे उनके केसेस लगे हुए हैं बेल्स के हवाले से और मुख्तलिफ जो केसेस हैं, तो उन्होंने कहा कि 19 जुलाई की तारीख दे दे। एक तो मामला ये हो गया जी। सब इसके अलावा साइफर एक बड़ा मामला है, इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं। अगर साइफर एक हकीकत है, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, क्योंकि रियासत पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अगर ये झूठ है तो चेयरमैन पीटीआई को इसकी सजा देनी चाहिए, अगर ये झूठ नहीं है तो फिर इस रियासत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो साइफर के हवाले से क्या? कोई ऐसा सवालिया निशान नहीं है। किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन हो, मुझे ये बताएं, कभी आज तक सुना है आपने किसी दुनिया में कि डिप्लोमेटिक जो आपकी जो केबल्स होती हैं या जो आपके साइफर्स होते हैं उसके ऊपर भी तहकीकात कभी हो रही हैं? कभी मजाक इस तरह का भी सुना है आपने? देखिए, ये एक सफारतकारी के एक नॉर्म्स के खिलाफ है बात। डिप्लोमेटिक्स जो चैनल होते हैं, बहुत सारी जो एम्बेसडर्स होते हैं, वो अपने या उनके मुल्क जो होते हैं लोग, वो अपने एम्बेसडर्स को मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस कोड वर्ड में दे रहे होते हैं, और आपके जो मुल्क के लोग मुख्तलिफ जगहों पे एम्बेसीज जो हैं आपकी या सफारत खाने हैं, वो अपने मुतलका जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ हैं उनके फॉरेन ऑफिस अपने जो होते हैं उनको दे रहे होते हैं इतलात। और हुकूमत जो होती है अपने उन मुल्कों के अंदर जो सफारत खाने उनको इतलात दे रही होती है।
अब ये वो चीज़ें होती हैं कि डिप्लोमेटिक बैग्स हों, डिप्लोमेटिक केबल हों, इनको डीकोड करना और इनको पब्लिक करना, तो मैं समझता हूँ ये नॉर्म के खिलाफ। दूसरी बात है, दूसरी बात नहीं, वो तो आपने उन्होंने पहले लहरा दिया, लहराया पहले, और कैबिनेट उसको डीक्लासिफाई करने की बाद में दे रही है। तो जब आपने कैबिनेट को डीक्लासिफाई करने से पहले आपने किस हैसियत में फिर लहरा दिया? वो तो नहीं लहरा सकते थे आप जलसे में, और वो सबको पता है वो साइफर नहीं था, वो एक कागज का टुकड़ा था। वो जो लोग करीब जानते हैं वो बता रहे थे वो सारा, और आपके सबको पता भी है इस चीज का। लेकिन बहरहाल उसके बाद फिर आपको कैबिनेट से अप्रूवल लेनी पड़ी उसको डीक्लासिफाई करने के लिए, सदर को भेजने के लिए, स्पीकर को भेजने के लिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजने के लिए। देखिए, इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स हुई, एक उनकी हुकूमत में भी गालबन हुई और उस पर भी डिस्प्यूट आ गया, और उसके बाद जो अगली हुकूमत आई उसने भी उसके ऊपर 2 मीटिंग्स की। अस्करी जो क़यादत है उनका बड़ा वाज़ेह इस पे मौक़िफ़ आ चुका है, फॉरेन ऑफिस का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है, हुकूमत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है, और जो उस वक़्त के जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है। तो इसके अंदर कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी मुझे समझ नहीं आती कि जो बच्चे को पता है कि जनवरी से सुन रहे थे, बिलावल भी कह रहे थे कि मैं लॉन्ग मार्च लेके आ रहा हूँ, नून लीग भी कह रही थी, फजल रहमान भी कह रहे थे कि अदम एतमाद हम करेंगे, अदम एतमाद करेंगे, ये किसको नहीं पता था? तो अमेरिका को पता लगना इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है, इसमें कौन सी कॉन्स्पिरेसी है, या कौन सी इसके अंदर आ गया जी अमेरिका को पता चल गया और 7 को पता चला और 8 को आ गया। तो ये तो सबको पता, बच्चे को पता था। पाकिस्तान को तो अमेरिका इतनी यदि वो अंधा बैठा हुआ है कि उसके यहाँ पे जो सफारतकार हैं या अमेरिका जो है वो कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, फिर तो वर्ल्ड सुपर पावर बन गया। बहुत बड़ा अलमिया मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब ने चेयरमैन पीटीआई के मुतालिक एक बात की, शॉर्ट सुन लें पहले। जी बिल्कुल। ड्रामा रचा के आ गया वो, उसने 8-10 साल जो है वो लगा दिए। एक ये ड्रामाबाज और ये एक ऐसा जो है वो फितना। मैं ये कहता रहा हूँ कि ये फितना जो है ये इस कौम को किसी हादसे से 2-4 करे, और आप ये देख लें कि इस कौम की खुशबख्ती है, इस मुल्क की खुशबख्ती है, इसने अपनी पार्टी को और अपने आप को ही हादसे से 2-4 कर। अगर ये खुद को हादसे से 2-4 ना करता तो ये हमें, इस कौम को और इस मुल्क को हादसे से 2-4। आप मुझे बताएं कि एक आदमी जो अपने मुखालफ के साथ बैठने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है, और जो कहता है कि जो मुखालफ हैं, जो मेरे सियासी मुखालफ हैं, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, तो भाई इस तरह से बात हो सकती है? आप अपने गाँव में इलेक्शन लड़ते हैं, वोट डालते हैं, 1100 वोट एक तरफ हो गया, 850 वोट एक तरफ हो गया। अब 1100 वाले कहें कि हमने 850 वालों को गाँव से निकालना है, फिर इस तरह से ये गाँव आबाद रहे, साथ आगे चल सकती है? जमहूरियत तो नाम है एक दूसरे को बर्दाश्त करने का, जमहूरियत तो नाम है इख्तलाफ को, इख्तलाफे राय को न सिर्फ बर्दाश्त करना बल्कि उसका एहतराम करना। लेकिन ये बदबख्त जो है ये ऐसा इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ कि इसने इस मुल्क में नफरत की सियासत और कोई काम नहीं किया पूरे 5 सालों में। 4 साल जो ये रहा, मैं दावे से कहता हूँ। नाज़रीन, ये राना सनाउल्लाह साहब ने बात की। कल साहब इस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ कि उन्होंने कहा कि नफ़रत की सियासत नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या मौजूदा दौर में ये नफ़रत की सियासत को तूल नहीं बख्शी जा रही, मजीद इसको आगे लंबा नहीं किया जा रहा? देखिए, बात तो सारे ही करते हैं, जिस तरह सारे जो अपोजिशन में यही लोग जब हुक्मरान होते हैं तो मीडिया की आज़ादी की, इज़हार राय की आज़ादी की बहुत बातें करते हैं, लेकिन जो ही हुकूमत में आते हैं सेंसरशिप और बदतरीन, और उस वक्त वो बदतरीन जो सिविलियन डिक्टेटर बन जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो बात करते हैं इंतकामी सियासत की, तो जब ये खुद हुकूमत में होते हैं तो उस वक्त ये फिर इंतकाम की तमाम हदें क्रॉस कर रहे होते हैं, और जब अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त कहते हैं जी हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही हैं। देखिए, एक तरफ वो बात तो जरूर कह रहे हैं, लेकिन क्या पोलराइजेशन मुल्क के अंदर नहीं है? बहुत ज्यादा है। यानी कोई सियासी पार्टी दूसरी सियासी पार्टी का मौकफ सुनने के लिए तैयार नहीं है, बैठने के लिए तैयार नहीं है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए तैयार नहीं, ना सिर्फ लीडरशिप बल्कि कारकुनों के अंदर। बिल्कुल, आप ट्विटर के अंदर जंग देख ले, कोई बंदा एक पार्टी की बात करता है, लाइन लेता है, तो दूसरा उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, जितने मर्जी वो फैक्ट्स बता दे। किसी भी पार्टी के सारों के रवैये हैं, या वो पीपल्स पार्टी हो, वो पीटीआई हो, वो नून लीग हो, वो जेयूआईएफ हो, जितनी भी पार्टियों को आप नाम लेते जाएं, सारी पार्टियों के जो कारकुन है या लीडरशिप है वो दूसरी पार्टी का उनका नुक्ता नजर, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका मौकफ, उनकी दलील, उनकी लॉजिक सुनने के लिए वो तैयार नहीं। ठीक है, किसी सूरत भी तैयार। सब चेयरमैन पीटीआई के दरीना साथी और उनके बड़ी आम खिलाड़ी समझे जाने वाले परवेज़ खट्टर साहब ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई पार्टी अनाउंस तो कर दी है, लेकिन गुलशन बनने से पहले भी करता जा रहा है। तो इस पर देखिए, मामला ये है कि पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पहले आ गई, अभी उसकी रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। सही है,
ठीक है। अब ये पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जो है, अभी ये रजिस्टर्ड होना बाकी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी पूछ लो भाई कि ये पार्टी इस नाम की रजिस्टर भी हो सकती है कि नहीं, क्योंकि एक ये भी इस तरह का गालबन कानून था कि अगर 2-3 लफ्ज मिलते हैं तो चौथा या तीसरा लफ्ज अगर उसके साथ मिला के डिफरेंट किया जाए तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपनी ही जो अमेंडमेंट हुकूमतें ने की हैं उसके मुताबिक वो नाम नहीं ले जा सकते, और इस तरह मिलता जुलता जो है इंतखाबी निशान वो भी नहीं मिल सकता। सही है। अब ये कानून साजी भी इस हवाले से मौजूद है। चलें ठीक है जी, रख लेंगे, लेकिन 57 लोग जो हैं, जिस तरीके से लाहौर के अंदर भी आईपीपी जो है उसका शो जो है वो आपने देखा कि लोगों के चेहरे भी पड़े, फिर अहले खाना से ट्वीट भी आ गए, कोई रोते धोते थे, कुछ स्टेज से उतर रहे थे, किसी का मुंह किस तरह था, कोई मुंह छुपा रहे थे और कोई जो है मुंह दिखा रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना वो झंडा जो तकरीब है वो हो सकी। इस तरीके से वहां पे वो जो जिस तरह के मीडिया को ब्लैकआउट किया गया, बुलाई नहीं गया, वो शादी हाल में एक तकरीब थी, 57 की लिस्ट जारी की गई, 2 लोग जो है उनकी तो तरदीद वाजे आ गई है, 20 के करीब वीडियो पैगाम आ चुके। अच्छा, अब मैं चूंकि मैंने तो 2 के नाम देखे, तो अगर 20 के आ गया तो बाकी रह गए 37। अब 4 लोग जो है जिस तरह देखे ना, उन्होंने एक तो जो बात की, उन्होंने 4 लोग जो है वो कर रहे हैं उनके हवाले। एक तो सूबाई वजीर जो है शाम इनामुल्लाह है, उससे भी उन्होंने मुलाकात की और उस हवाले से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। कहा कि सैफुल्लाह बरादरान से हम रब्ता करके फिर आपको बताएंगे और उनको दावत। इसके साथ साथ और भी जो लोग हैं जिसमें खास तौर पर अगर बात की जाए जो ज़राए दावा हैं, महमूद खान जो है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि 2 साबिक वज़रा आला जो थे पीटीआई के साथ उन्होंने बहुत बड़ा हाथ किया है कि एक साबिक वज़ीर दिफा भी थे, अहमद भी सूबे के भी सदर रहे, मरकजी उहदा भी रहा ये खटक साहब, और इस तरह महमूद जो है कि दोनों अब उनके सामने खड़े हो गए। लेकिन महमूद खान का हवाले से ये भी आ रही है खबर है कि शायद वो इनकार कर रहे हैं, नहीं साथ बैठे हुए हैं जो वीडियो जारी है। तो अब ये है कि अब महमूद खान का परवेज सर्ट के साथ देने से इनकार, जिस तरह आप वीडियो कह रहे हैं ना कि यानी ये अजीब गरीब किस्म की चीजें आ रही हैं सामने। फिर दूसरा ये कि शाह फरमान और शौकत यूसुफ, इसमें 4 जो रहनुमा है ये वो परवेज खटक साहब से सियासी मामला तय कर रहे हैं, जबकि महमूद खान से परवेज खटक जो है उन्होंने राब्ता किया। लेकिन अब ये खबरें जो है ना अजीबो गरीब एक साथ भी बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ से ये भी खबरें, हाँ जी हमारे प्रोग्राम से पहले वीडियो जारी की गई है, उसमें दोनों इकट्ठे बैठकर बाकायदा अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पीछे लोग भी बैठे हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, उससे पहले भी आपने देखा कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के वाले से एक अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि परवेज खटक और असद खैसर जो है 2 बड़े जो लोग हैं वो ऐलान करेंगे, प्रेस रिलीज भी जारी होगी, इन्विटेशन भी आ गया। उसके बाद प्रेस सारे पहुंच गई वहां पे और वो किसी एक खास जगह पे बैठे थे और उसके बाद एक चैनल को बुलाया गया और वो वहां से थोड़ी सी चंद मिनट या सेकंड्स की एक वीडियो जारी की गई और उसमें परवेज खटक साहब ने कोई बात भी नहीं की। अच्छा, अब मामला ये है कि इसके अंदर भी जो बात है, अभी एक वीडियो भी जारी होगी वैसे परवेज खटक साहब की जानिब से, लेकिन मामला ये है कि ये एक तरफ यहाँ पे एक तकरीब रूडमाई होगी, उसके बाद एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होगी, यानी पीटीआई के अंदर, जीबी के अंदर आपने देखा कि गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर भी आपने देखा कि उनके जो किस तरह फॉरवर्ड ब्लॉक बन गए, यहाँ पे भी जिस तरीके से पीटीआई को लोग छोड़ रहे हैं। तो अब मामला ये एक तज्जिया मैं आपका लेना चाहूंगा, ये अवामी एक सवाल भी है और इसको डिस्कस भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। क्या ये चेयरमैन पीटीआई की स्ट्रेटजी तो नहीं हो सकती खुफिया कि अपने धड़े तकसीम करके इलेक्शन में अलग तरह से वोटिंग इकट्ठी करके एकदम से फिर दोबारा इक़्तिदार में आ जाए? देखिए, एक तो आज जब उनसे सहाफियों ने सवाल किया परवेज खटक के हवाले से कि वो उन्होंने पार्टी नई अनाउंस कर दी है, तो उन्होंने जवाब दिया गुड लक। हाँ, गुड लक, ठीक है। अब अंदाजा के जो उसके बाद अली मैन गंडापुर जो है उनका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया और पीटीआई के जो लोग अभी तक जो चेयरमैन पीटीआई के साथ हैं वो इस जो पार्टी है वो कहते हैं ये तो तांगा पार्टी भी नहीं है। इनके अपने हलकों के अंदर जो सर्वे आ रहे हैं परवेज खटक साहब के कि वहां पे अपनी सीट ये नहीं निकाल सकते, और जिस तरह आपने कहा कि वो 57 का दावा किया गया और अभी 30 भी अगर नहीं रह गए या 20-25 की अगर तरदीदें वजाहतें या अपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या ज़राए के जरिए या वीडियो के जरिए या ट्वीट्स के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए अगर वो तरदीदें वजाहतें आ रही हैं तो फिर ये पार्टी कहाँ खड़ी है? क्योंकि जाहिर बात है पब्लिक की जो आपने बात की है ना, दूसरी जो बात आप ये कह रहे हैं ना कि ये जो कुछ चेयरमैन पीटीआई ने सारे को धड़े ये तोड़ फोड़ कर दी है और ग्रुप बनवा दिए, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो पीटीआई के वाले से जो अब उनका जो मंजर जो सियासी जो सूरत हाल है, देखिए इतनी ज्यादा सीटें, क्या सिंध में पीटीआई की सीटें 14 जो थी वापस रिटेन कर लेगी? मुश्किल। जमीनी कहा कि नहीं, इसके बिल्कुल बरक्स हैं, मुश्किल है ना। बलूचिस्तान में पहले ही उनके पास अगर 2-4 सीटें थी या 2-1 सीटें थी तो क्या वो निकाल लेगी? नहीं। पंजाब में जितनी उनके पास सीटें थी, क्या इस वक्त इस पोजीशन में है वो कि उतनी सीटें निकाल सके?
सीटों के बाद कैंडिडेट्स ढूंढना मुश्किल काम है। देखिए, तो फिर मसला ये है कि आप किस तरह फिर उनको इक़्तिदार में लाने के लिए तो आपको पहले कैंडिडेट होंगे, उसके बाद नंबर गेम होगी। अगर नंबर गेम होती उनके पास तो ये 9 अप्रैल क्यों आता, अदम एतमाद क्यों आता? अदम एतमाद उनके पास नंबर गेम नहीं थी। बिल्कुल। और पॉपुलैरिटी ग्राफ अगर 8 अप्रैल को देखें तो वो जमीन पे पड़ा हुआ था। वो बिल्कुल खुद एतराफ कर रहे थे, उनके अपने वुज़रा, अपने रहनुमा, वो खुद एतराफ कर रहे थे कि हम डिलीवर नहीं कर पाए। हमें वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस बाद में बनाते रहे, लेकिन उस वक्त छोड़ देते। सब यहाँ पे एक और फैक्ट भी है, जिस तरह से बयान आया है कि पीटीए में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। परवेज खटक साहब ने शाम इनाम को अपनी कहानी बताई है कि इनके जाती रोने हैं अवामी मुफाद के लिए, तो ये धड़ेबाजी नहीं। देखिए, यही है ना अपना हिस्सा, और अपने वो कहते हैं बंदर बांट हो रही है कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, इस पावर शेयर फाल अवाम को कौन पूछ रहा है। अब वो 50 करोड़ का उन्होंने और एक इल्जाम धर दिया है परवेज खटक साहब ने गालबन कि पता नहीं वो उन्होंने कहा कि तरकई साहब के वालिद ने कुछ सेनेट के इलेक्शन के हवाले से को 50 करोड़ दिया था, वो चंदा शंदा, और उस पर भी कंपेन अलहदा चल रही है। नून लीग ये दावे कर रही है इतनी फंड जो है उसकी जो शौकत खानम का कम हो गया है। एक और वीडियो चल रही है जी, नवाज शरीफ साहब ने 70 करोड़ का उस वक्त बजट था, वो तकरीरें भी लोगों ने चला रहे हैं अपनी, कि ये खुद तकरीर भी कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई कि 70 करोड़ का बजट था। मैंने कहा ये तो पूरा ही नहीं होगा, तो 50 करोड़ वो नवाज शरीफ की भी बीच में कहीं बात कर रहे हैं। पहले उनका वज़ीर आला लाहौर और फिर उनका नहीं वज़ीर आला पंजाब, तो जमीन भी उन्होंने दी है। नून लीग ये दावे कर रही है, और वो कह रहे हैं 50 करोड़ भी हमने दिया है और उनके वालिद ने दिया है। और मोहतरमा कलसूम साहिबा जो मरूमा है वो कहते हैं वो भी खुफिया तरीके से 10 करोड़, अब मैं तो हैरान हूँ 10 करोड़ वो कहते हैं कि वो सालाना जो है उसको भी दे रही थी चैरिटी। अब इस पे तो पीटीआई जो है वो भी वजाहत कर सकती है, और खुर्शीद आलम साहब इसके चेयरपर्सन भी हैं। ये जो सारी जो फंड रेजिंग कमेटी है तो बड़े हमारे अच्छे मोहसन है, तो वो इस पर आप वजाहत करें कि नून लीग ये दावे कर रही है कि 70 करोड़ में 50 करोड़ भी उन्होंने दिया, और उन्होंने वो जनाब और ये मोहसन कश बन गए, और कलसूम साहबा का भी वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भी वो देती थी 10 करोड़ रुपया, तो बहुत अच्छी बात है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब वो तो खामोशी से इतने ज़्यादा ट्रस्ट चला रहे हैं, वो इत्फाक हॉस्पिटल ट्रस्ट है, फिर उसके बाद शरीफ मेडिकल सिटी है और डायलिसिस सेंटर, बहुत सारी लंबी एक लिस्ट बनाई है, लेकिन वो कहते हैं वो तशहीर नहीं करते इनकी तरह। ठीक है, तो वो साथ उन्होंने ये भी कहा पता नहीं 10 या 25 बेड का था ये हॉस्पिटल सिर्फ, और उसके बाद पता नहीं उन्होंने क्या कितना का बना। तो ये सारा वो तो क्रेडिट इसका खुद ले रहे हैं। और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ हमेशा जो वज़ीर दिफा हैं और सीनियर रहनुमा भी हैं, नवाज शरीफ साहब के बड़े बातमाद साथी भी हैं, तो वो भी हमेशा इसको शौकत जो खानम फंड है और राना सनाउल्लाह साहब जो है इसको हमेशा वो तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जनाब ये फंड जो है चैरिटी जो है इसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए और जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए। दावा करते हैं कि बड़ी रकम नवाज शरीफ साहब ने भी दी थी इसमें। हाँ जी, और फिर वो कहते हैं बाहर भी पैसा चला गया, वो फिर वापस आ गया, वो इस तरह की बहुत सारी कहानी है। यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्ट मौजूद है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। जी जी। इस्तेकाम पार्टी में भी मुझे एक अदम इस्तेकाम की झलक दिखाई दी है। जो जमात के सदर हैं उन्होंने ये हुक्म सादर फरमाया जो उनके मुशीर हैं कौन चौधरी साहब और नुमान लंगड़ियाल साहब फिल फॉर मुस्तफी हो जाएं, और जो पेट्रन इन चीफ हैं उन्होंने हुक्म दिया है कि वो अपना काम जारी रखें। तो लगता है इस्तेकाम भी अदम इस्तेकाम का शिकार होने जा रही है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला किसने करना है? दो बड़ी जमातों के सरबराहान ने करना है, ये हक पाकिस्तान की आवाम को दिया जाएगा कि वो एक शफाफ इंतखाबात के जरिए अपने नुमाइंदे और अपनी हुकूमत मुंतखब करे। ये है आज जो मसला ज़ेरे गौर है और ज़ेरे बहस है। क्या एक बंद कमरे का फैसला मुसल्लत किया जाएगा, या अवाम इतनी ताकत रखते हैं कि अपने वोट के जरिए उस फैसले को वो पलट देंगे? वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठ। जी बिल्कुल, ये आपने मुलाजा किया। खल साहब, इसके साथ नून लीग ने परवेज खटक को लेने से इनकार कर दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें तो कोई शक ही नहीं, ज़ाहिर बात है। पहले भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से भी उन्होंने ओपनली कहा, पहले तारड़ साहब ने बयान दिया लेकिन उसके बाद खामोश हो गए, और दूसरी जानब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से बड़ा वाज़े पैगाम आ गया उनके सदर अलीम खान की जानब से, उसके बाद ओन चौधरी की जानब से, हालांकि वो मामनिक सूसी भी थे, फरदौस आशिक अवान साहिबा जो सेक्रेटरी इतलात हैं, तो उन्होंने कहा जी हम किसी के ना बी पार्टी हैं और हम खुद से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके साथ साथ अभी जो आपने बात की है, अभी रिसेंटली आपने देखा राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नून लीग के सदर भी हैं, फाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, और नवाज शरीफ और शहबाज मरियम साहबा सब के लिए इक्वली एक्सेप्टेबल हैं, जिस तरह तारड़ साहब हैं। तो उन्होंने भी कहा कि हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा जी हम पूरे मुल्क के अंदर अपने बंदे खड़े करेंगे, बल्कि पहले उन्होंने कहा शायद हम नहीं खड़े कर सके, अब मुल्क भर में खड़े करेंगे।
पंजाब में नहीं, मुल्क भर में उन्होंने बात भर की है में। खड़े करने की। ठीक है, जारी बात है, अच्छी बात है जी, खड़े करें। लेकिन साथ ही उन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा किसी भी अपने उम्मीदवार पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी जगह हमें फायदा हुआ या हमारा उम्मीदवार जीत रहा हो और किसी से अगर हमें अलायंस बनाना पड़े तो अपने फायदे के लिए हम बनाएंगे। हतमी फैसला पार्टी करेगी, तो हतमी फैसला करेगी पार्टी। इसके साथ साथ अगर कल साहब इसके साथ परवेज इलाही ने अपनी नजरबंदी को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया और इस पर तहरीक इंसाफ ने पहली दफा कुछ बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि नजरबंदी नहीं होनी चाहिए। चलें, शुक्र है वो देर है दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल वो तो कई हफ्ते और महीनों में अब तो मामला हो गया है। और जिस तरह उनकी कंडीशन भी है और जिस तरह एक अदालत से दूसरी और एक केस से दूसरा और एक में एंटी करप्शन से नैब FIA और मुख्तलिफ जो नैब में तो अभी नहीं, लेकिन FIA और एंटी करप्शन और मुख्तलिफ जो केसेस हैं, अब हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया सिंगल बेंच ने कि आप इनको किसी भी जो मुकदमा है जो तफसीलात आई और उन्होंने कहा कि नामालूम अगर मुकदमा है तो उसमें गिरफ्तार नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन बहरहाल उन्होंने गिरफ्तारी की बजाय उन्होंने एक शॉर्टकट निकाला, क्योंकि मुकदमे की बात थी, उन्होंने नज़रबंदी कर दी। वो CCPO ने रिपोर्ट भेजी, उसकी बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर ने नज़रबंदी का 1 माह के लिए कर दी है। तो उस पर अब 2 रुकनी बेंच जो है वहाँ पे वो कंटेम्प्ट में गए हैं कि जनाब आपने देखें कि आपने तो कहा था। तो बहरहाल ये उनका जो मुश्किल है अभी वो आसान होने का नाम नहीं ले रही। कल साहब ज़ाती तौर पर एक मैं आपसे तफसील लेना चाहूँगा यहाँ पर, क्या परवेज इलाही साहब की इतनी मुलाकातें भी हुई हैं शुजात हुसैन के साथ, वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं? क्या प्रेशर मोनस इलाही की जानिब से है या अपना ज़ाती ख्याल क्या हो सकता है उनका, आपके ख्याल? देखें, मोनस इलाही उनके साहबजादे हैं और वो उनके बाप हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि को मैं जो जानता हूँ, जिस तरह शरीफ फैमिली के अंदर भी एक रख रखाव है ना, रिस्पेक्ट है बड़ों की, जो बात है माननी चाहिए। इस तरीके से चौधरी बरादरान के अंदर भी अपनी ख़ानदानी जो रवायात है उनकी, और ख़ानदानी रवायत में ये नहीं मैं समझता कि हो सकता कि आप जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो उनको फोर्स कर सके मोनस इलाही। ठीक है, उनका एक सियासी उनके जानशीन है, लेकिन जारी बात है वो बड़े हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, ये नहीं है कि वो छोड़ना चाह रहे हैं। ये जो बातें बार बार फैलाई जाती हैं ना, और ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, अफवाह साज फैक्ट्रियाँ। वो कहते हैं जी वो तो छोड़ना चाह रहे हैं और वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं और मोनस इलाही साहब की वजह से वो नहीं छोड़ने दे रहे। ऐसी बात नहीं। देखिए, अगर ऐसी बात हो तो उनको किसने रोका है? मोनस इलाही साहब तो बाहर बैठे हैं, जेल में उनके पास कौन सा मोबाइल फोन है या सैटेलाइट है उनके पास कि हर वक्त मोनस इलाही साहब जो है वो उनसे वो कोई डायरेक्शन ले रहे हैं। तो देखिए, उन्होंने एक जिस तरीके से उन्होंने अज़म का इजहार करते हैं, वो जिस तरह हाथ लहरा लहरा के वो कहते हैं डट के खड़ा हूं मैं और आप भी डट जाएं, तो अब मामला ये है कि लेकिन वो तो डटे हुए हैं, लेकिन आपने कहा कि PTA की जानिब से अब कई हफ्तों के बाद ये छोटा मोटा अगर मजम्मती बयान आ गया है तो उनकी मेहरबानी है, वरना शायद अभी भी ना आता। तो बहरहाल इसके साथ साथ अब इसके साथ है कि परवेज इलाही को जमानत देने का फैसला मुअत्तल है और साथ ही असद खैदर को 10 दिन की हिफाजती जमानत मिल गई है। बिल्कुल, वो एंटी करप्शन का एक मुकदमा था और उस एंटी करप्शन के मुकदमे के अंदर सवाबी के हवाले से उनका मुकदमा था, और 10 दिन के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब है उन्होंने उनको हिफाजती जमानत दी है, और 50,000 के जो जमानती मचलके हैं वो भी जमा कराने के साथ उन्होंने कहा, और साथ ही उन्होंने कहा कि शामिल तफ्तीश भी हो और गिरफ्तारी से एंटी करप्शन को उन्होंने रोक दी है। ठीक है, कल साहब इसके साथ हमारे पास असद कैसर साहब का शॉट है, मेरे ख्याल पहले वो सुन। जी जरूर। इंशाअल्लाह शानदार है और जो भी करे 2/3 मेजॉरिटी से जीतेंगे और इनकी जीती जो है नाकाम होगी। माशाअल्लाह आप जो है ना नजूमी भी है और आपके पास बड़े इल्म भी है। जी नाजरीन, आपने असद कैसर साहब जो है उनका भी शॉट सुन लिया, और इसके साथ KP में छापों के बावजूद 9 मई के मुल्ज़िमान जो है वो कहते हैं मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार नहीं हो सके। हाँ, बहुत बड़ी तादाद है, और हमारी जो रियासत है या जो हमारी स्टेट है, जिस तरह हमने देखा पंजाब के हवाले से, वो पहले भी उन्होंने पेशेंस शो की कि जब ये वाक़यात हुए किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई, किसी को डंडा नहीं मारा, और उसके बाद भी उन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश की कि जो मैक्सिमम लोग जो है पूरी तरह मुलव्वस हैं, जो वैसे गए या जो जिनको पता नहीं था या डेलिबरेटली जो नहीं थे उसके अंदर, या किसी प्लान का हिस्सा नहीं थे, साजिश का हिस्सा नहीं थे, एज ए पॉलिटिकल वर्कर गए, लेकिन आगे जाके उसके अंदर वो शामिल हो गए या गुजर रहे थे, तो उनको उन्होंने टच नहीं किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जियो फेंसिंग की, उनकी फुटेज को उसको वेरीफाई किया, उनके आपस के अंदर बयानात और जो पकड़े गए थे लोग और उसको कन्फ्रंट कराया, और जब तक उनको श्योर नहीं हो गया उस वक्त तक किसी को भी गिरफ्तार करने से पंजाब में भी गुरेज किया, और इसने आपने देखा कई दिन के बाद गिरफ्तारियों का ये सिलसिला शुरू हुआ था, और वहाँ पे भी मामला इस तरह का ही है। कल साहब एक और यहाँ पर एक चीज़ है, आपने कुछ दिन पहले प्रोग्राम में बात की थी कि चेयरमैन PTI का केस
फ़ौजी अदालत में नहीं जाएगा, शायद आपको याद होगा। तो अब एक दरख्वास्त है फ़ौजी ट्रायल के हवाले से, वो काबिल समात करार दी गई है, उस हवाले से बताएं और बताएं कि क्या वाक़या था नहीं जो आपकी खबर थी उस पर आप देखें मैं अभी भी कायम हूँ। अब देखें ना, हुकूमत ने चालाकी की है कि उन्होंने अस्करी क़यादत जो है ना उनके कोर्ट में बाल फेंकने की कोशिश की है। फेडरल हुकूमत की जानब से आज जो उनका रिप्लाई जमा हो गया, सीएम ने जमा कराई है, जो खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने कहा है कि ये सिविलियन का जो आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है। यानी वो चाहते हैं कि ये जो चेयरमैन पीटीआई या बाकी जो लोग हैं इनको और आर्मी को या इदारों को आमने सामने ला खड़ा किया जाए और ये लड़ते ही रहें, और इसके बीच में हम अपना फायदा, बीच में वो कहते हैं ये लड़ते रहें और हम वो लुट्टो और फुट्टो और फिर मिलके आपस में जो बारियां बना के और ये लोगों को, अवाम को बेवकूफ़ बना के और हम आके इस तरीके से इस स्पेस का फायदा उठाएं और इनको हम लड़ा दें और एक पेज पे ना आ सके। आपने तरीके इंसाफ को खुशखबरी भी दी कि आपने कहा था ना तो चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार होंगे और ना ही इलेक्शन से बाहर होंगे। वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि वक्त आएगा तो चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार तो गिरफ्तार वक्त नहीं होता हुकूमतें जो इस तरह कहती हैं ये कोई फाल या तोता फाल तो नहीं निकलनी कि वहां पे उसमें फलां जगह पे या उस टाइम पे या उस दिन पे। देखिए अगर उन्होंने जुर्म किया है जो आप दावे करते हैं वो अगर हैं तो आप जो है इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं पाकिस्तान के अंदर और उनके अंदर सजाएं मौत तक भी होती है लोगों को, उसमें उम्र कैद होती है, बहुत बड़ी बड़ी सख्त सजाएं हैं और उसका स्पीडी ट्रायल भी है, उसका पूरा एक मैकेनिज्म है। और ये इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें ऐसे ही हाई प्रोफाइल और हिनियस क्राइम के ही लिए बनाई गई थी इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से, और उसके अंदर बड़ा संगीन उसके अंदर सजाएं हैं, दफात हैं और वो पूरा एक प्रोसीजर है। देखिए इस अदालती निज़ाम के ऊपर इसका मतलब ये है कि हुकूमत अदम एतमाद कर रही है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको भी ये बाईपास करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसका जो फेट देख रहा हूं ना कि ये जो लार्जर बेंच 6 रुकनी बनाया उन्होंने, तो मैं फिर कह रहा हूं कि ऑलरेडी लार्जर बेंच फुल कोर्ट यानी बेंच इस पे फैसले दे चुका है और ये चीजें अप होल्ड हैं और ये सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल की बातें हो रही हैं। और अभी जो है ना जब तक ये फुल कोर्ट, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर आपको पता है ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आउटकम निकलेगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मैं अभी भी इस पे मैं बिल्कुल अपनी खबर पे कायम हूं। मुझे नहीं लगता, डिस्परेट है नून लीग बहुत ज्यादा, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल रवायत बन जाएगी, और नून लीग भी बीच में चाहती भी है सिर्फ अपने फायदे के लिए, लेकिन फिर डर जाती है कहीं हम ना कि कल को इसी गड्ढे में ना गिर जाए, तो लाजा वो गुम की सूरत है। लेकिन वो चाहते हैं कि आर्मी और पीटीआई को और अवाम को आमने सामने ला दिया जाए और बीच में, ताकि ये एस्टेब्लिशमेंट आर्मी और ये इदारे कमजोर हों और हम ताकि मजीद लुटने का हमें मौका मिल जाए और अवाम को मजीद जो है इनके खिलाफ जो है नफरत जो है उनके या खिलाफ उभारा जाए, ताकि इदारे कमजोर होंगे, अवाम उनके खिलाफ होगी तो हम अपनी मर्जी से वारदातें डालते रहेंगे। जैसे एनआरओ के जरिए अपने केसेस माफ करा लिए, ओवरसीज वोटर का जो है वोट का राइट खत्म कर दिया करोड़ का, और नई मर्दमशुमारी होने के बावजूद 17 वाली यानी 23 में हम पहुंचे हुए हैं, मार्च में मर्दमशुमारी हो चुकी है और उसके अंदर आप वो नहीं कराने के लिए तैयार, ताकि ज्यादा हल्के बनेंगे, ज्यादा सीटें आएंगी, जो ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, तो ज्यादा सीटें होंगी तो ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा सीटें मैनेज करनी मुश्किल हो जाएंगी, ज्यादा वोट मैनेज करने मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं सब यहाँ पर नायब कप्तान का बयान सामने आया, वो कहते हैं कि मॉडल टाउन की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर साबित कर दी है। तो कुरैशी साहब बड़े इस वक्त फील्ड में नजर आ रहे हैं, मुतर्रक हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मामला ये है कि जो मॉडल टाउन की मीटिंग है ना वो आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान देखें जिस तरह भाई की तारीफें कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये है कि उनको भाई को पता चल चुका है, नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा को ये पता चल चुका है कि उनका पता साफ है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक्सेप्टेबल हैं जरदारी साहब के लिए, वो एक्सेप्टेबल हैं बिलावल साहब के लिए, वो एक्सेप्टेबल हैं मौलाना फजल रहमान साहब के लिए, क्योंकि उनके बेटे को जितना माशाल्लाह उन्होंने नवाजा है और फजल रहमान साहब के बाकी जो लोग हैं गवर्नर जो है KPK के अंदर, तो वो क्रेडिट जो है सारा शहबाज शरीफ साहब को जाता है। जरदारी साहब भी आपको पता है उनके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, और दुबई जो मीटिंग्स थी वो नवाज शरीफ साहब के साथ, जो जरदारी साहब की, मरियम साहबा की, बिलावल साहब की, वो कोई मीटिंग कोई नतीजा नहीं था। अगर उनका कोई नतीजा होता ना तो मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की मीटिंग ना होती। तो लाजा नवाज शरीफ साहब जो है ना वो कहीं किसी जगह पे ना उनकी कोई बात सुनी जाती है, मरियम साहब और वो बड़े डेस्परेट हुए हैं, और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि अभी से शुरू हो गया, वो अबसार आलम को उन्होंने बटन ऑन कर दिया है, बिल्कुल हो गया ना, बिल्कुल। तो वो कौन है? वो 25 साल से किसकी खिदमत कर रहे हैं? बिल्कुल। वो टेलर मेड इश्तिहार किसके लिए बनाया गया? टेलर मेड इश्तिहार की उनकी तकलीमी काबिलियत, टेलर मेड इश्तिहार जो है वो तो मैंने जवाब उनको दिया है ना
तो वो बेचारे खिदमत कर रहे हैं, उनको पैमरा की अभी मिल जाएगा, सब्र करें थोड़ा, लेकिन अब टाइम थोड़ा रहेगा। मैं अब क्या करूं, मैंने तो कहा है कि सबसे ज्यादा खिदमत आपकी हैं, फार हुसैन से ज्यादा आपकी खिदमत हैं, सिटी साहब से ज्यादा आपकी खिदमत हैं, इरफान सिद्दीकी साहब से आपकी ज्यादा खिदमत है, अताउल्लाह कासमी साहब से आपकी ज्यादा खिदमत है। 25 साल से आप खिदमत कर रहे हैं, आपके लिए लाइक भी किया हुआ था, यानी कि बड़ा पैगाम पहुंचा उनके पास। अच्छा चलें, वो लाइक करें या ना करें, लेकिन बात यह है कि उनको ऑन कर दिया। ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दफा होने के बावजूद आपको पता है कि वो पहले भी असम्बली में जब वजीर पानी व बिजली थे तो उन्होंने फौज के बारे में, हमारे इदारों के बारे में बड़ा दशनाम तराजी करते थे। असम्बली में खड़े हो गए वान पे, और उन्होंने कहा था कि जनाब इन्होंने तो हड्डियां गुद्दा पता नहीं क्या क्या नोच लिया, अपना कब अपना ही मुल्क फतह करते हैं, कभी एक मुल्क कहीं चीज फतह किया। उसके बाद उस बयान के बाद उनको वजीर दिफा बना दिया गया, वजीर खारजा, और अभी भी वजीर दिफा है। और आए दिन वो भी ऐसा को बात करते हैं जिसमें वो जो उनकी पंच लाइन होती है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट उनका जो हदफ निशाना होती है वो हमारी आर्मी, ISI, हमारे इदारे जो होते हैं ना वो होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये इदारे जो हैं ये तो चंद दिन के लिए हैं, जिस तरह जरदारी साहब ने कहा। बिल्कुल। तो मतलब बंदा पूछे भी आपने सारी उम्र के लिए इट लगाई हुई यहाँ पे कि आप सारी उम्र रहेंगे, यानी आप अपने बारे में नहीं सोचते कि आप भी काफी ज्यादा माशाल्लाह आपने एंजॉय कर लिया। तो वो इदारे के लोगों को कहते हैं कि आप जनाब ये तो साल के लिए बॉसेस होते हैं और 2 साल के लिए, तो आपने सारी उम्र रहना लिखवाया हुआ है। तो मामला ये है कि ये चीजें भी आपके सामने हैं। और एक पैकेज है जी, द राइज एंड फॉल जी, रिपोर्ट देखते हैं। मेरे कप्तान ने क्या कमाल कर दिया, रिकॉर्ड केसेस का एजाज भी हासिल कर लिया। लगता है अब इसका भी कोई कप दिया जाएगा। 180 के लगभग केसेस के दावे हैं, लेकिन जमानतें तो शायद 2 दर्जन केसेस में भी नहीं। अगर मुकदमात 180 मान लिए जाएं, तो क्या 180 मुकदमात में जमानतें हैं? ये दावे भी बहुत सारे दावों की तरह झूठा लगता है। 8 केसों में पेशियां जुर्रत की बात है। मेरा कप्तान जब भी पेशी के लिए निकलता है तो गिरफ्तारी के खौफ को दूर करके निकलता है, मगर गिरफ्तारी का शोर तो सुनते हैं, मगर कप्तान हर बार बच जाता है। एक तरफ अदालतें और नैब में पेशियां भी भुगती जा रही हैं, और दूसरी तरफ नैब और अदालतों में पेशियों से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी देने का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इलेक्शन भी करीब आते जा रहे हैं, मगर कप्तान के खिलाड़ी मैदान से गायब नजर आ रहे हैं। मैदान खाली नजर आ रहा है। हत्ता के एक खिलाड़ी परवेज खटक ने तो अपने साबका कप्तान को चैलेंज भी कर दिया। क्या कप्तान अपने साबका खिलाड़ी का चैलेंज कबूल करेगा? नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। खल साहब के पास बहुत ही आम खबरें और इंकशाफात मौजूद हैं। लेते हैं छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से आपको बताया, खल साहब के पास बहुत ही आम खबरें और इंकशाफात मौजूद हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने निगरान सेक्टर के लिए मुशावरत का अमल जारी कर दिया है, और उन्होंने इससे पहले बताया था कि 14 अगस्त तक हम अपनी हुकूमत छोड़ देंगे। खल साहब, क्या लगता है, क्या सूरत हाल पैदा होने जा रही है पाकिस्तान की सियासत में? देखिए, खबरें बड़ी बड़ी हैं। एक तो ये है कि वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं कमर ज़मान कारा साहब, बेसिकल रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और वो बात उन्होंने जो की है मुझे हंसी भी आ रही है। उन्होंने कहा जी मुशावरती अमल हो चुका है शुरू, इत्तेहादी हुक्मरान इत्तेहादी पार्टियां और PDM, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो PDM का हिस्सा नहीं, और भी कुछ जमातें PDM का हिस्सा नहीं, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद का वो हिस्सा है। और उसके बाद जो निगरान सेटअप के वाले से जो मुशावरत होगी मशवरे, उसके बाद जो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उनको मुशावरत करेंगे। तो यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। वैसे राजा रियाज की बात कर रहे हैं। राजा रियाज साहब तो आपको पता है PTI से हुए हैं, और वो दरखास्त लिख के बेचारे बैठे हैं, कई दफा अर्जी डाल चुके हैं कि जनाब मुझे नून लीग का टिकट दिया जाए। तो ये अपोजिशन लीडर, और ये इसको अपोजिशन लीडर कह रहे हैं। मतलब इससे बड़ा सदी का या बड़ा दुनिया का कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इससे पहले कभी हुआ है सर? पाकिस्तान की दुनिया की किसी जमहूरी जो है ना, कोई नॉर्म्स जहाँ पे होती हैं, जो माशरे होते हैं, जहाँ कुछ वो होती हैं, तो वहाँ पे इस तरह की अपोजिशन नहीं होती, और ना ये इस तरह के मजाक होते हैं भोंडे किस्म के। और साथ ही वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हम अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले जाएंगे, और साथ वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन इस्लाहात जो है उसमें चंद रोज में हो सकती हैं और होनी चाहिए। वो तो खैर कहानी सुन के हमारे भी कान पक गए, और पुराने इलेक्शन रूल्स पर ही इलेक्शन होने चाहिए वही। और इलेक्शन कमीशन पुरानी मर्दमशुमारी पर काम शुरू कर चुका है, नहीं मर्दमशुमारी, सही है। यानी बात समझ 2017 वाली जो बात हो रही है कहानी,
जो 2023 की मार्च की मर्दमशुमारी हो चुकी है, डिजिटल, पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया गया है और पैसे लगाए गए हैं, वसाइल भी इस्तेमाल किए गए हैं, और वो कहते हैं जी उसको अंदर तक नया हल बन जाएंगे, ज्यादा सीटें बन जाएंगी, सही है, और वो ज्यादा सीटें जो है ज्यादा मैनेज करनी मुश्किल हो जाएंगी इनके लिए, और ज्यादा वोट जो हैं वो और ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो लिहाजा वो पहले भी हम तो कह रहे थे 4 माह का टाइम है, अगर 4 माह का मान लिया तो अभी भी अगर अक्टूबर या नवंबर में अक्टूबर में भी उन्होंने आप इलेक्शन कराते हैं तो 4 माह का मौजूद है। तो नई हल्का बंदी इलेक्शन कमीशन भी ये कहता है कि 4 माह मैक्सिमम लगते हैं। एहसन इकबाल साहब ने पहले कहा, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने और एहसन इकबाल साहब भी अब कह रहे नहीं जी कोई जरूरत नहीं पड़ जाती। MQM जो है उन्होंने रौला डाल दी है, सिद्दीकी साहब ने कह दिया आपके सामने, कहा जी अगर इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे सब यहाँ पे एक और आम तरीन चीज आ चुकी है, शाहिद खान अब्बासी ने इलेक्शन ना लड़ने का इंदिया दे दिया। ये देखिए शाहिद खान अब्बासी जो है ना, उन्होंने आज फिर एक निजी चैनल से जो गुफ्तगू की है तो वो नाज़रीन से शेयर कर देते हैं कोर्ट में। वो ये कह रहे हैं कि एक तो आपको पता है सीनियर रहनुमा भी हैं और उनकी इंपॉर्टेंस इतनी दे लें कि अपने भाई शहबाज शरीफ की जगह पे नवाज शरीफ साहब ने नाअहली के बाद उनको वज़ीर बनाया, और पहले इवन के सदर भी शहबाज शरीफ साहब की जगह पे उनको बनाया था। तो फिर बाद में जारी बात है सदर वो जब उन्होंने देखा पार्टी टूट फूट रही है तो फिर शहबाज शरीफ साहब को वो लॉलीपॉप दे दिया गया सदर का, और इख्तियार अभी भी आपको पता है पार्टी की सारी कमान जो है वो फैसले जो है उनका फैसलों का इख्तियार तो नवाज शरीफ साहब के पास है या मरियम साहबा के पास है। तो उसके बाद उनको यानी वज़ीर आज़म बना। अब मामला ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा निज़ाम से मायूसी का वो इजहार कर रहे हैं, और इससे पहले भी वो कर रहे हैं, और इंतखाबात में हिस्सा ना लेने के जो अंदिए की आपने बेहद की बिल्कुल उन्होंने उससे उनकी बातों से ये इज़हार होता है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो सियासत हो रही है मुल्की मसाइल हल करने के लिए नहीं, और मैं ऐसे निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ये ज़रा मेरा ज़ाती फैसला है। तो वही बात आ गई। फिर वो कहते हैं कि शायद शायद बाहर रहकर इससे बेहतर काम कर लूँ, और उन्होंने कहा कि मुझे हकीकत नज़र आ रही है, और अगर ये तमाम स्टेक होल्डर्स एक साथ नहीं बैठेंगे और मुल्क के मसाइल हल करने की सोच भी नज़र ना आए तो ऐसे इलेक्शन लड़कर क्या करोगे इन हालात में, तो फिर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उनका ये कहना था कि पार्टी को कोई नहीं टूटती और कोशिशें पहले भी हुई और ये तजर्बात नाकाम रहे। इनका कहना था कि इस्तेकाम पार्टी का दावा तो इस्तेकाम लाने का ही है, लेकिन तरीक यही सबक देती है कि जो मुश्किल में खड़ा रहता है वो ठीक ही रहता है। और फिर उनका मज़ीद ये कहा कि मौजूदा सियासत जो है वो पेचीदा नहीं और ये बेमकसद हो गई है, और अब सियासत नहीं चलती कि इसको गिरा दो और उसको बना दो। ये वाली सियासत 75 साल बहुत कर ली, और आज नामनाद इंसाफ के इदारे किसी और मकसद और सियासत के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि बुज़दार की करप्ट तरीन हुकूमत थी, लेकिन क्या किसी ने इनको पूछा? और 2 रास्ते हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें या एहतसाब कर लें। अगर बुज़दार को माफ़ कर दिया तो फिर सब माफ़ हो गए। इनका कहना है कि 2018 के इंतखाबात से सबक हासिल करना चाहिए कि चोरी शुदा इलेक्शन का क्या नतीजा निकला। अगर आइंदा भी इलेक्शन चोरी हुए तो इसके मुल्क पर मस्बत असरात नहीं होंगे। ठीक है खल साहब, इसके अगर JUIF ने आम इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने का फैसला किया और पाक अफगान जो है बयानात आ रहे हैं काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर गए, उस पर इज़हार तशवीश किया उन्होंने। देखिए मामला ये है कि JUI के हवाले से भी आप की, लेकिन अगला जो सिनेरियो है ना वो MQM का भी इख्तलाफ आ रहा है, उनकी चीज़ें भी आ रही है। पीपल्स पार्टी उनसे इख्तलाफ कर रही है कि वो KPK में सारी वही गवर्नर के जरिए CM को जो है बिल्कुल रख के दिया कि नून ले गया, JUI जो है सारा कुछ वही कर रही है और हमें कोई बीच में दे ही नहीं रहे, AN चोट डाल रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि जो खबरें बड़ी जो है ना वो ये है, बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है और मरियम साहबा इसलिए परेशान कि उनकी वजारत उज़्मा वाला जो मामला है नाअहली ख़त्म होने के बावजूद, केस होने के बावजूद, और नवाज शरीफ इसी वजह से पाकिस्तान आने का कोई रिस्क नहीं ले रहे क्योंकि वजारत उज़्मा जो है ना अभी तक वो शोर नहीं हो रही। दूसरी सिनेरियो बन रहा है क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी बताया शहबाज शरीफ साहब जो है वो भरपूर कर रहे हैं जरदारी साहब से भी, बाकी इत्तेहादी जो पार्टियां उनसे भी, और जो हमसाया मुल्क हैं बरादर हमारे इस्लामी मुल्क हैं या दीगर जो हमसाया मुल्क जो पाकिस्तान के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें सिविलियन और अस्करी क़यादत का खास तौर पे वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि चाइना जो है उसने भी उन्होंने खुद कहा कि सिपा की वजह से हमें $5 अरब जो है रोल ओवर की है। सऊदी अरब की 2 अरब की ग्रांट पर खुद क्रेडिट दे रहे थे कि सागडार के अलावा यानी जो राना सनाउल्लाह को दिया, लेकिन उन्होंने पहले उससे सिपा से मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले से भी। लेकिन मामला ये है कि आगे जो मामला नजरनामा
जरदारी साहब जो है ना वो बहुत बड़ा सरप्राइज देने जाए, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को देखने के लिए पूरा वर्क कर लिया और उसके लिए उनका तमाम वजारतें सब कुछ देने के लिए तैयार है। और सिंध हुकूमत उनकी बनी रही है जारी, और बलूचिस्तान के अंदर भी वो हुकूमत बना के दिखाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम के अंदर हमारा अगला जो टारगेट है ना, साउथ पंजाब के बाद अगला टारगेट है सेंट्रल पंजाब। तो लाजा मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब, मरियम साहब या उनका जो शहबाज शरीफ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और नवाज शरीफ साहब जो है उनके पास इतनी सीटें नहीं होंगी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर सेंट्रल पंजाब के ऊपर ही आप सीटें लेके, तो आपकी बलूचिस्तान में सीट नहीं है, सिंध में सीट नहीं है, और KPK में कितनी सीटें आप ले लेंगे, तो आप इस तरह वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और फिर अलायंसेस जिस तरह जरदारी साहब बनाने जा रहे हैं, और दो पार्टियां हैं, TLP है, IPP है, और उसके बाद जो फॉरवर्ड उसके अंदर ग्रुप बन रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है या MQM और पार्टियों के इस तरह अगर अलायंसेस बन, तो जरदारी साहब आपको पता है बड़े खिलाड़ी हैं, और वो अपने साथ अगर लोग जोड़ लेते हैं तो फिर बात है उनकी वजारत उज़्मा। उसके बाद कुछ कमिटमेंट्स हैं, और वो कुछ जो चीज़ें हैं वो को लेजिस्लेशन भी करनी है, तरमीम के लिए भी वो एग्री हैं, और मुल्क के वसी तर मफाद की खातिर। और मसला ये है कि अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जो बात की, अब इस वक्त खुशहाल और मुस्तकम पाकिस्तान, और जो बाहर की जो हमारी कूतें हैं या मुल्क हैं, वो इस बुनियाद पर उन्होंने सपोर्ट किया, गारंटी उन्होंने आप पारा और GHQ से मांगी, जिस तरह CPAC में भी नून लीग की हुकूमत भी इसके साथ जैसे आपने बात की, इसलिए जो एक लाइजन है ना, आइडियल जो कॉम्बिनेशन है, वो तो शहबाज शरीफ चलना चाहते हैं और बाहर के लोग भी, और क्योंकि नवाज शरीफ साहब की भारत नवाज पॉलिसी है। अब चूंकि नया ब्लॉक शिफ्ट हो रहा है, भारत की जो मोदी की जो न्यूयॉर्क टाइम के अंदर दुर्गत बनाई है वहां पे उन्होंने, और उन्होंने कहा कि द इल्यूजन ऑफ US एंड इंडिया पार्टनरशिप के हवाले से, कि ये जो ना तो ये चाइना को ये हमें फायदा दे सकता है, और ये रशिया से हमारी इसने वायलेशन करके वहां से चीजें मंगा के पाकिस्तान को भी तरीक दे दी, और अफगानिस्तान, ईरान और चाइना और सारी ईरानी जो कंपनियां, चाइना अपने लेवल से उसको लातीनी अमेरिका, चिली तक आगे ले जा रहा है, और अमेरिका ने धमकी भी दी कि आपकी 300 कंपनियां जो हमें पता लगी ईरान की, आप सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम आपकी 600 कंपनियां बंद कर देंगे। तो ये मामला भी है। अब ये सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब, अब ये रशिया ब्लॉक और अफगानिस्तान, ईरान का दौरा आर्मी चीफ का, और ये सारी जो चीजें हो रही हैं, तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब सिविलियन अस्करी क़यादत भी, और साथ जरदारी साहब, आपको पता है ईरान के साथ उनका एक अपना शुरू से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा गैस पाइपलाइन जरदारी साहब का वो शुरू से रहा है, और सऊदी अरब से एज कम्पेयर टू उनका ये साथ रहा है, और ये मुलाकात है। तो लादा बिलावल के लिए काफी ज्यादा स्टेज जो है वो तैयार है। साहब हमारे पास यहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब का एक शॉट मौजूद है, मेरे ख्याल से पहले वो सुन लेते हैं। जी जरूर। क्या कीमत हम अदा कर रहे हैं और क्या कीमत अदा करेंगे, और इस पिछले 14-15 महीने के अंदर मियां शहबाज की शरीफ की क़यादत में कोलिशन हुकूमत ने कैसे कैसे हमालिया से बड़े भी मसाइल को जो है फेस किया। सबसे बड़ा मसला जो था वो IMF के साथ जो है ताल्लुकात जो है, ये एग्रीमेंट जो है वो साइन करना कोई काबिल फख्र बात नहीं है। लेकिन हम जिस सिचुएशन में थे, मेरे हिसाब से, इसलिए नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने बैठा है, मैं बड़े क्लोज क्वार्टर से वॉच कर रहा था पिछले 14-15 महीने में। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट स्पेक्टेटर, जो रिंग साइड सीट पे बैठ के सारी चीज को। तो ये जो 44 माह का गन था, ना अहली थी, ना लायकी थी, चोरी थी, करप्शन थी, माशी तबाही थी, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, और लास्ट नेल इन कॉफिन जो था वो मार्च 2022 में अपना किया हुआ सख्त शराइत का IMF प्रोग्राम पेट्रोल की कीमत कम करके वायलेट किया गया, उसको सस्पेंड किया गया, और IMF का प्रोग्राम वायलेट और सस्पेंड करके मुल्क को डिफॉल्ट के धाने पर छोड़ के गए, सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो रहा है, और अपनी कुर्सी जाते देखकर मुल्क की मईशत के साथ दुश्मनी करके चले। जी नाज़रीन, आपने ये बातें सुनी हैं, लेकिन या फिर थोड़ा सा हम लेगेसी ऑफ नवाज की तरफ चलते हैं कल साहब। जी बिल्कुल, उस हवाले से, और ये भी हम बताएंगे कि कारकर्दगी, एक तो ड्रामा है जो इसाक अपना सिराजुल हक साहब ने कहा, और दूसरा जो 3 लाख से ज्यादा जो डाटा जारी हुआ है दादोशुमार, 3,95,000 लोग जो है ये मतलब जो स्किल्ड या लोग जो पढ़े लिखे थे वो पाकिस्तान को छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो बहरहाल उसके बावजूद द लेगेसी ऑफ नवाज शरीफ के हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं।
मेरे मियाँ को तो अब सबको खुश करना होगा, एक सीट ऐसे थोड़ी मिल जाती है। कहते हैं सियासत बड़ी चीज का नाम है, लोग हाथ पैर जोड़ देते हैं मगर असूलों की सियासत जिंदा रहती है। अभी सीट पक्की हो रही है कि तरीके इस्तेकाम वालों की सीटों का भी मामला निकल आया। सीटें तो इन्हें भी चाहिए, सुना है 7 पे राजी हुए हैं। हाँ भाई, बड़े लोग बड़ी बातें। जू इलेक्शन करीब आ रहा, मेरे मियाँ की पाकिस्तान वापसी की खबरें और तारीखें देने वालों ने भी चुप साध ली है। अब तो शायद खान अब्बासी ने भी अपने कायद की वापसी के जवाब पर ऐसा तंज किया कि कहीं इस पर उनको जवाब तलबी ही न हो जाए। जू इलेक्शन की तारीख करीब आ रही, वैसे वैसे पीडीएम जमातों और हुक्मरान इत्तेहाद जमातों के मुतालबात और तहफुजात में भी इजाफा होता जा रहा है। नून लीग नई मर्दमशुमारी पर आइंदा इंतखाबात के मौक़िफ़ से पीछे हट गई तो MQM ने नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन की शर्त रख कर किसी को वाज़ेह पैगाम दिया है। देखते ही अब आइंदा इंतखाबात 2017 वाली पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक होते हैं या मार्च 2023 को मुकम्मल होने वाली डिजिटल मर्दमशुमारी पर होते हैं। वक्त थोड़ा लेकिन बहुत सारे इम्तिहानात अभी बाकी हैं। अभी तो निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला पर भी इत्तेफाक होना बाकी है। जी बिल्कुल, रिपोर्ट आपने देखी। खल साहब, क्या आपकी धुआंधार बैटिंग में एक और छक्का सामने आया? जिस तरह से आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने आसफा भुट्टो को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया, खबरों की सदाकत तो सामने आ चुकी। देखिए, मैंने आपको लाहौर के एक टिकट होल्डर को जरदारी साहब ने कहा कि लतीफ़ खोसा साहब और इत्तेजाज हसन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको रोक दिया। बिल्कुल रोक दिया। और उसके बाद जरदारी साहब ने उसके ऊपर गुस्सा निकाला और उन्होंने कहा कि उनको आपने बताना था कि आपने बाप ने जो है मुझे कहा है। बिल्कुल। तो मैंने आपको कहा था कि जरदारी साहब को अगर आंखें दिखाई बिलावल ने तो वो आसफा भुट्टो जो है उसको मैदान में उतार देंगे। और वही हुआ। आपने देखा कि वो अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि जो ना सिर्फ वो कैंपेन चलाएंगी, उसको जारी बात है उसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल है सिंध के अंदर भी और पूरे मुल्क के अंदर भी, बल्कि उनको उन्होंने जो हल्का है वहाँ से बीबी की जगह पे जो उस हल्के से उनको जो है वो खड़ा करने का भी फैसला किया है। तो ये बहुत बड़ी। इसके साथ साथ पाक फौज और हमारे जो सलामती के इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे, उस हवाले से बहुत बड़ी एक रैली ओवरसीज पाकिस्तान ने निकाली। और उसके अंदर जिस तरह पहले भी हम खबरें देते रहे हैं कि उसमें बहुत बड़ी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां थी और पाकिस्तान के और पाक फौज के और जो हमारे इदारे हैं उनके बारे में नारे भी थे, जिंदाबाद के भी। और साथ साना 9 मई के हवाले से उनका ये भी कहना था कि जो साना 9 मई के जो किरदार हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई। सब लेगेसी ऑफ भुट्टो की तरफ चलते हैं। जी जी बिल्कुल। मेरे साईं के बेटे ने ओहदा मिलने के बाद दुनिया का खूब विजिट किया। हुकूमतें खर्चे पर विजिट के मजे आम आवाम को कहां, वो तो 2 वक्त की रोटी को तरस गई है। इस मुल्क में हुक्मरान तो खूब सीट इंजॉय करते हैं मगर आवाम की दौड़ें तो आटा चीनी और बिजली गैस के बिलों तक हैं। मगर भुट्टो साहब ने नारा तो लगा दिया लेकिन उनके नाम के वो कैश करने वालों ने आवाम को ना तो रोटी दी, ना कपड़ा और ना मकान दिया और सिर्फ लोगों को लाइनों में लगाया, रुलाया और लोग कहते हैं खूब माल भी छिकाने लगाया। थर को देख लें कैसे थड़ थड़ कांप रहा है। अवाम वोट को मगर असौलियात हुक्मरानों को। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वुज़रा का कहना है इलेक्शन जितने जल्दी होंगे इनके लिए फायदा है क्योंकि इससे आइडियल सूरत हाल तो उनके लिए हो ही नहीं सकती। सिंध हुकूमत और वजारत उज़्मा के साथ वो तो बलूचिस्तान और पंजाब में मखलूक हुकूमतें बनाने के ख्वाब से जाए बैठे हैं। मेयर कराची और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान तो पहले ही बनाए बैठे हैं। बाग इलेक्शन में भी सबको हरा कर वो तो अभी से बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाए बैठे हैं। जी नाज़रीन, एक तरफ जो है पावर शेयरिंग फार्मूले जो तय हो रहे हैं गैरों के देश में, भारत अपना बरतानिया के अंदर और दुबई के अंदर, और इसे बनाए जा रहे हैं वज़ीर आज़म कौन होगा, आइंदा जो है केयर टेकर सेटअप का वज़ीर आज़म कौन होगा, उसके लिए भी 2 मीडिया के नाम, फिर वो हफीज़ शेख का, रज़ा बाकर का, और उसके ऊपर भी मामलात आ रहे हैं। और एक और भी मीडिया जो उनकी जो अहलिया हैं उनके से भी नाम आ रहा है। लेकिन अभी उस पर तो डर रही है नून लीग कि शायद बात ये है कि ये सारी चीज़ें तो अपनी तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं, महंगाई जो है वो आसमान को छूने लगी है और जो पानी भारत भी छोड़ रहा है और जो नदी नालों में तुगयानी है और सिंध जो दरिया है या सतलज है वहाँ पे भी इजाफा हो रहा है और वहाँ पे उतना ध्यान या फोकस नहीं है वफाकी और सूबाई हुकूमतों का।
मोहसिन नकवी साहब बड़ी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो है या जिस तरीके से जो बाकी मामलात के अंदर ये फोकस कर रहे हैं कि लोग बेघर हो रहे हैं, नकल मकानी कर रहे हैं, उनको खुराक के मसले हैं, उनकी रहाइश के मसले हैं, मवाशी जो है मर रहे हैं।